सो हाय एवरीवन, वेलकम यूनिक मैसेज क्लासेस में। कैसे आपसे बढ़िया है ना। तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग आज की क्लास में जो पढ़ने वाले हैं यानी कि ड्यूटी ऑफ पर्सनैलिटी क्वालिफाइड नर्स, यानी कि ड्यूटी ऑफ पर्सनैलिटी एक ये जो चैप्टर है, ठीक है ना, एक आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड का चैप्टर है, जिसमें से हम लोग इस चैप्टर से आज की क्लास में 50 MCQ डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो ये जो आपकी जो क्लास है आप सबको पता होगा, यानी कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपका टेस्ट सीरीज है। राइट, ये आपके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपका MCQ क्लास होता है। जो भी बच्चों आप किसी भी स्टेट का BSc नर्सिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड के साथ साथ आपके बायोलॉजी का भी टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री में यहाँ पे मैं आपको देता हूँ। ठीक है ना। और तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको मैं बायोलॉजी का भी टेस्ट सीरीज कंप्लीट करा दिया हूँ। तो जो भी बच्चों अभी तक बायोलॉजी का टेस्ट सीरीज कंप्लीट नहीं किए हैं, तो आप लोग मेरे वीडियो में जाइएगा और यहाँ पे आपको कंप्लीट बायोलॉजी का टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। ठीक है ना। तो हम लोग हर एक क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आप सबको पता होगा कि जो मेरा एक क्लास वन शॉट क्लास होता है, तो आज की क्लास में जो हम लोग डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चंस, चैप्टर का नाम है ड्यूटी ऑफ पर्सनैलिटी क्वालिफाइड नर्स। ये आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड का एक चैप्टर है। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं 50 क्वेश्चंस करूंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बिहार का हो, चाहे आप राजस्थान के हो, चाहे आप आरडीएसएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप यूपी का सीनेट या सीपेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सभी स्टेट के बच्चों के लिए ये जो आपकी क्लास है, जो MCQ क्लास रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना। तो जो भी बच्चों अभी तक न्यू है मेरे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटे के निशान को दबा देना। ठीक है ना। और जिसको भी कोई चीज़ डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि, ठीक है ना। चलिए, तो अपनी क्लास मैं स्टार्ट करता हूँ। आप सबको पता होगा कि जो मेरा क्वेश्चंस करने का रूल क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चंस को आपको 2 बार पढ़ना है। ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चंस को समझ करके आपको आंसर देना। ये नहीं कि क्वेश्चंस पढ़ ले एक बार और समझ आया ना आया अलग बात है और ABC कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चंस को प्रॉपर पढ़ना है, 4 ऑप्शन को पढ़ना है, इसमें से जो ऑप्शन है उसको आपको आंसर बताना है। राइट। चलिए, तो आपकी फर्स्ट क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके मोबाइल के स्क्रीन पे। ठीक है ना। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द प्राइमरी रोल ऑफ नर्स इज, कह रहा है कि जो एक नर्स होता है ना, नर्स, समझिए नर्स का जो प्राइमरी रोल क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग एग्जाम क्वालिफाई करके आप लोग कुछ बच्चे गवर्नमेंट में जाएंगे, कुछ बच्चे प्राइवेट में एडमिशन लेंगे। ठीक है ना। तो अपने पढ़ के 4 साल कोर्स कंप्लीट करके कुछ ANM करेगा, कुछ GNM, कोई BSc कंप्लीट करेगा। ठीक है ना। उसके बाद आप लोग जाएगा हॉस्पिटल में जॉब करने के लिए। ठीक है ना। तो जब आप लोग हॉस्पिटल में जॉब करिएगा, तो आपका सबसे पहला रोल क्या रहेगा हॉस्पिटल में, बताओ। सबसे पहला रोल आपके हॉस्पिटल में क्या है। तो इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन पढ़ो। फर्स्ट ऑप्शन आपको डायग्नोसिस, क्या आपका सबसे पहला रोल है कि आप हॉस्पिटल में सीधा पेशेंट को डायग्नोसिस करने चले जाते हो, या सेकेंड है आप सर्जरी करते हैं, या तीसरा आपका पेशेंट केयर, या फोर्थ आपका रिसर्च है। बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए कि जो एक नर्स का जो प्राइमरी रोल होता है, वो सबसे पहले इसका एक ही गोल होता है कि पेशेंट को केयर करना। राइट। यानी कि किसी भी प्रकार के पेशेंट आपके हॉस्पिटल में आते हैं, तो आप पेशेंट को रिस्पेक्ट देते हैं, उसके साथ साथ पेशेंट को सबसे पहले आप केयर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना। तो नर्सेस का जो प्राइमरी रोल होता है वो केयर प्रोवाइड करना, यानी कि पेशेंट को केयर करना। ठीक है ना। ये नर्स का सबसे पहला रोल होता है। क्लियर सभी को। चलिए, अगला क्वेश्चन से आपका कि रिकॉर्डिंग पेशेंट हिस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ, बताइए। रिकॉर्डिंग पेशेंट हिस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ, यानी कि कह रहा है कि पेशेंट का जो भी हिस्ट्री होता है, ठीक है ना, पेशेंट का जो भी हिस्ट्री होता है, इसको हम लोग रिकॉर्ड के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, बताओ। यानी कि जो पेशेंट को जो हम लोग हिस्ट्री लेते हैं, यानी कि मान लो कि कोई पेशेंट है, फॉर एग्जाम्पल ये आप एक नर्स हैं, ठीक है ना, ये आपके पास एक पेशेंट आया, तो पेशेंट से जो भी आप डाटा ले रहे हैं, सब्जेक्टिव ले रहे हैं या ऑब्जेक्टिव, यानी कि सब्जेक्टिव का मतलब जो आप लिख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव का मतलब जो पेशेंट आपको बोल रहे हैं। ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि जब हम पेशेंट का जब हिस्ट्री लेते हैं, तो इस रिकॉर्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए। ये पार्ट है रिकॉर्डिंग, जो पेशेंट को हम हिस्ट्री लेते हैं, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है, क्या हम इसको ट्रीटमेंट बोल सकते हैं, या ट्रीटमेंट तो हम तभी बोलेंगे ना जब पेशेंट को हम मतलब केयर प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जो भी इसका प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग में इसको ड्रग्स देते हैं, या जो भी इसका प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है ना। सेकंड ऑप्शन है असेसमेंट, हाँ असेसमेंट हो सकता है। सी ऑप्शन आपका इवेल्युएशन, या फोर्थ आपका प्लानिंग। तो देखो बच्चों, कोई भी पेशेंट जब आपके
हॉस्पिटल में आते हैं तो पेशेंट को सबसे पहले आप असेसमेंट करते हैं, यानी कि पेशेंट का जो भी हिस्ट्री है, जो भी इसका हिस्ट्री है, पास्ट या प्रेजेंट जो भी हिस्ट्री है, उसको हम कलेक्शंस करते हैं, उसको हम रिकॉर्डिंग करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं असेसमेंट। क्या बोलते हैं? असेसमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं असेसमेंट। तो जो भी नर्स हिस्ट्री ले रहे हैं पेशेंट का, तो इसको हम बोलते हैं असेसमेंट। जब सब्जेक्टिव डाटा लेते हैं, ऑब्जेक्टिव डाटा लेते हैं, उस सब प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? असेसमेंट। क्लियर सभी को? क्लियर है ना सभी को? चलिए चलिए अगले क्वेश्चन पे देखिए। ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं ना, यहाँ पे आपका पीवाईबी क्वेश्चन इसमें मिलेगा, राइट। इसमें आपको पीवाईबी क्वेश्चन मिलेगा हर, जो कि इसमें से आपका राजस्थान में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, जो कि 22 में पूछा गया है, 23 में पूछा गया है, 24 में पूछा गया है, ठीक है ना। इसके बाद आपका सीनेट में पूछा गया है, सीपेट में भी पूछा गया है, ठीक है ना। इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपको बिहार बीएससी नर्सिंग में भी पूछा गया है, यानी कि हर एक स्टेट में आपको यदि नर्सिंग का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। तो आप सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लास देखिए, मैं यहाँ पे जो क्वेश्चंस कराता हूँ ना, आपको बहुत क्वेश्चंस को मैं मतलब बहुत बारीकी से निकालता हूँ, राइट। ये नहीं कि क्वेश्चंस कुछ भी मैं डाल देता हूँ। यानी टेस्ट सीरीज का मतलब होता है कि आपको यहाँ से एग्जाम में आने के 90% चांस होता है, यही आपका टेस्ट सीरीज होता है, राइट। तो इसीलिए जो भी मैं आपको क्लास दे रहा हूँ आपको अच्छे से कर लेना है और आपको भरोसा करना है, और मेरा उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ डेली क्लास लगाना है, जो मैं आपको कोचिंग देता हूँ आपको कोचिंग प्रॉपर ढंग से लगाना है, ठीक है ना, समझना है जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ। उसके बाद यदि आपका रिजल्ट खराब होता है, ठीक है ना, तो अब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, इसके बाद वरना नहीं हूँ। यानी कि आप लोग क्लास लगाते नहीं हो बट बोलोगे कि मैं यहाँ से पढ़ के आया हूँ, क्वेश्चन नहीं मिला, ऐसा नहीं कुछ। यानी कि 2025 में मैं बात करूँ सीनेट के बारे में तो 20+ क्वेश्चन आपको आया था, बायोलॉजी में मिला था, ठीक है ना। तो इस साल भी मेरा यही उम्मीद रहेगा कि इससे बेहतरीन इस साल हो, ठीक है ना। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन है कि चेकिंग वाइटल साइन इंक्लूड। बताइए चेकिंग वाइटल साइन इंक्लूड, यानी कह रहा है कि वाइटल साइन में हम क्या क्या चेक करते हैं, इसमें से क्या इंक्लूड है बताइए। यानी कि वाइटल साइन जब हम पेशेंट को लेते हैं तो सबसे पहले आपको वाइटल साइन के बारे में पता होना चाहिए, राइट। तो हम पेशेंट को जो वाइटल साइन लेते हैं, इसमें वाइटल साइन में क्या क्या इंक्लूड होता है। फर्स्ट आपका बीपी, पल्स और टेम्परेचर, बी आपका एक्सरे, सी आपका ईसीजी यानी कि ओनली ईसीजी, और डी आपका एमआरए, ठीक है ना। तो आप सबको पता होगा कि वाइटल साइन मतलब होता है कि जब बीपी कलेक्शन करते हैं, जिसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर मापते हैं, ठीक है, ठीक है, उसकी पल्स रेट को देखते हैं, उसकी टेम्परेचर देखते हैं, ठीक है ना, उसकी रेस्पिरेशन रेट को देखते हैं। तो ये सब किस में आता है बच्चों? आपको वाइटल साइन में आता है। तो इसमें कह रहा है कि जो वाइटल साइन जो इंक्लूड, यानी कि जब हम पेशेंट को चेक करते हैं वाइटल साइन, तो वाइटल साइन में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो वाइटल साइन में जो आपका इंक्लूड होता है ना, वो आपके बीपी इंक्लूड होता है, पल्स रेट इंक्लूड होता है, ठीक है ना, और टेम्परेचर इंक्लूड होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है ना। इसमें रेस्पिरेशन भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब आपके वाइटल साइन में आता है। ये सब मैं आपको पढ़ाया हूँ, ये सब पढ़ाया हूँ नर्सिंग एप्टीट्यूड में। ये आप लोग मेरा क्लास लगाएगा ना, जो नोट्स में आपको प्रॉपर हैंड रिटन के साथ में पढ़ाया हूँ, उसमें ये सब मिलेगा, राइट। चलो अगला क्वेश्चन से आपका कि एडमिनिस्ट्रेटिंग ड्रग्स इज। बताइए फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिंग ड्रग्स इज क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिंग एक ड्रग्स है, वो क्या है बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है इंडिपेंडेंट, इसका फंक्शन होता है, या इसका फंक्शन है डिपेंडेंट फंक्शन होता है, या सोशल वर्क होता है, या रिसर्चेज होता है। तो देखो बच्चों, जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिंग जो ड्रग्स है ना, वो आपका डिपेंडेंट फंक्शन है। क्या है? ये आपका डिपेंडेंट फंक्शन है। तो इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताओ? बी इसका राइट आंसर, ठीक है ना। और ये जो क्वेश्चन है आपका ये इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि नर्सिंग प्रोसेस बिगिंस विथ। बताइए नर्सिंग प्रोसेस बिंग्स विथ, यानी कि जो नर्सिंग प्रोसेस बिंग्स विथ किसके इसमें से क्या, इसमें से आपको देखने को मिल रहा है नर्सिंग प्रोसेस बिंग्स विथ। बताइए फर्स्ट ऑप्शन है आपका डायग्नोसिस। तो ये मैं भी क्वेश्चन आप लोग किया, लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज कर दिया क्वेश्चन में। तो जो जिसको भी थोड़ा सा भी दिमाग
लगाओगे तो इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। बताइए, नर्सिंग प्रोसेस बिगिंस विथ डायग्नोसिस, असेसमेंट, इवैल्यूएशंस और इम्प्लीमेंटेशंस, यानी कि बिगिंस विथ यानी हो जाएगा आपका असेसमेंट। नर्सिंग प्रोसेस बिगिंस विथ, इसके साथ क्या हो जाएगा आपका असेसमेंट। ये क्वेश्चन मैं अभी ही किया हूँ, तो इसको छोड़ो। अगला क्वेश्चन है कि पेशेंट कंफर्ट इज इंश्योर्ड बाय, बताइए पेशेंट कंफर्ट इज इंश्योर्ड बाय, बताइए पेशेंट जो कंफर्ट होता है इसके लिए कौन इंश्योर्ड किसके द्वारा होता है? बताइए, डॉक्टर के थ्रू, या नर्स हो जाएगा, या फार्मासिस्ट हो जाएगा, या लैब टेक्नीशियन हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे एक बात बताता हूँ कि डॉक्टर का काम होता है कि आपके जो भी बीमारी है, ठीक है ना, डिजीज के अकॉर्डिंग आपको जो भी बीमारी है उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी एक्सरे हो या एमआरआई लिख देगा, ठीक है ना, जो भी इसका रेडियोलॉजी हो या लैब टेक्नीशियन के हो, जो भी टेस्ट हो लिख के जाएगा, और इसमें क्या क्या अप्लाई करना है, कौन कौन से ड्रग्स, ये आपको लिख देगा डॉक्टर। डॉक्टर आपको ये नहीं कि केयर प्रोवाइड करेगा, केयर यानी कि 24 घंटा जो है आपके पास नर्स रहता है, ठीक है ना, तो नर्स ही आप पेशेंट को कंफर्टेबल फील करा सकता है, ठीक है ना कि डॉक्टर। तो इसमें कह रहा है कि जो पेशेंट कंफर्ट इज इंश्योर बाय नर्स, राइट, समझ में आ गया क्या मैं कह रहा हूँ? तो इसमें क्या हो जाएगा, जो पेशेंट का जो कंफर्ट हो रहा है यानी कि जो इंश्योर है वो आपके नर्स के रिस्पॉन्सिबल से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका कि नर्सिंग इज मेनली कंसर्न्ड विथ, नर्सिंग इज मेनली कंसर्न्ड विथ, फर्स्ट ऑप्शन है आपका डिजीज ओनली, पेशेंट ओनली, या होलिस्टिक केयर, या सर्जरी। बताइए कि नर्सिंग इज मेनली कंसर्न्ड विथ, तो ओनली डिजीज के लिए नर्स रिस्पॉन्सिबल है, बताइए कि ओनली पेशेंट ओनली, या होलिस्टिक केयर ओनली, या सर्जरी। तो बच्चों जो नर्सिंग नर्सिंग जो होता है ना, नर्स जो होता है, नर्सिंग जो मेनली होता है ना, कंसर्न होता है आपका होलिस्टिक केयर के लिए, वो आपके मेनली कंसर्न होता है, ठीक है ना। होलिस्टिक केयर समझ में आ गया कि जो नर्सिंग जो होता है वो मेनली आपका जो कंसर्न होता है वो आपके होलिस्टिक केयर के लिए होता है, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट कंडीशन इज, बताइए ऑब्जर्वेशंस ऑफ पेशेंट कंडीशन इज, बताइए ऑप्शनल, कंटिन्यू ड्यूटी, रेयर ड्यूटी, या नॉट रिक्वायर्ड। कह रहा है कि जब आप पेशेंट का जो आप ऑब्जर्वेशन करते हैं इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, बताइए ये कंडीशन क्या है? जब पेशेंट को हम लोग जो ऑब्जर्वेशन करते हैं ये कंडीशन क्या है? तो ये ऑप्शनल कंडीशन है या कंटिन्यू ड्यूटी? बच्चों जब आप पेशेंट के साथ रहोगे तो पेशेंट को आप 24 घंटा में जब भी पेशेंट के साथ हैं तब आपको ध्यान हमेशा पेशेंट पे रहेगा कि पेशेंट को ऑब्जर्व करेगी कि पेशेंट का कंडीशन कैसा है, पहले से इंप्रूवमेंट हुआ है या पहले से और ख़राब हो गया है, ठीक है ना। तो ये हमेशा क्या होता है, आपका कंटिन्यू ड्यूटी होता है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर। समझ में आ गया? यदि आप लोग चाहते हैं ना कि हमें बायोलॉजी का कंप्लीट नोट्स मिले प्रॉपर, वो भी हैंड रिटन्स के साथ, तो आप लोग जाइए और मेरे वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं कंप्लीट आपका जो बायोलॉजी का, ठीक है ना, कंप्लीट क्लास कराया हूँ, 11-12 का भी कराया हूँ, जो भी आपका बेसिक्स जहाँ से क्वेश्चन आता है यूपीएससी नेट में, RUHS में, राजस्थान जो समझते ना, तो जहाँ से भी क्वेश्चन पूछा था बायोलॉजी में मैं आपको डन कर चुका हूँ 100%, ठीक है ना। तो जो भी बच्चों जो मैं आपको नोट्स दिया हूँ ना वो 100% पढ़ लेगा, तो उसको मैं बोल रहा हूँ ना कि हर एक क्वेश्चन करके आएगा, दिक्कत नहीं होगा। कुछ बच्चे बोल रहे हैं ना कि बायोलॉजी का क्लास करा दो, मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है ना। तो आप लोग जाइए वहाँ पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप क्वेश्चंस लगाइए, और जितना भी क्वेश्चंस लगाया हूँ कंप्लीट बायोलॉजी का लगाया हूँ, करवाया हूँ, और अभी तो नर्सिंग एप्टीट्यूड का चल ही रहा है, तो इसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट है ना, आप सब वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज का फायदा उठा पाए। देखिए यहाँ पे मैं एक अच्छी बात बता रहा हूँ कि जो मैं अभी कोचिंग दे रहा हूँ ना वो कोचिंग बहुत मैं रिसर्च करके लाता हूँ। पहली बात, जो आपके हर डिफरेंट स्टेट में जो कोचिंग पूछा गया है वो मैं आपको इसमें इंक्लूड करता हूँ, ठीक है ना। पहली बात ये है। दूसरी बात कि यहाँ पे मैं जो कोचिंग कराऊंगा वो सटीक आप एग्जाम के लिए रिलेबल रहता है, ठीक है ना। और आप इसके साथ साथ आपका कंसेप्ट भी मैं क्लियर करता हूँ कि कोचेस में क्या कह रहा है, ठीक है ना। और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके फ्री, बिल्कुल फ्री हैं,
आप सबको मैं हर एक क्लास में बोलता हूँ कि किसी भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करिए तो यहाँ पे इसका चार्ज 500 किसी का रहता है, किसी को 1000, किसी को 2000, किसी को 3000। तो आप लोग कितना बच्चा होता है वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे अच्छी बात है कि मैं फ्री में दे रहा हूँ, तो जो बच्चों आसानी से इसको या कंटिन्यू इस क्लास को जो मैं क्लास करवा रहा हूँ लगाते हैं तो डेफिनेटली उसको सक्सेस मिल जाएगा, राइट। हाँ चलिए चलिए अपनी क्वेश्चंस पहले कंप्लीट करता हूँ, लास्ट में बात करेंगे सब। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि इमोशनल सपोर्ट इज गिवन टू, बताइए यानी कि पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट कौन देता है हॉस्पिटल में, पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट कौन देता है। ये तो नहीं कि आपके पास पेशेंट के पास 24 घंटा आपके घर वाले बैठे रहेंगे, वैसे अलाउ तो नहीं रहता है। समझ में आ गया ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो पेशेंट का जो इमोशनल सपोर्ट दे रहा है वो कौन कर रहे हैं बताइए। फर्स्ट है डॉक्टर कर रहे हैं, पेशेंट एंड इसका फैमिली कर रहे हैं, या विजिटर कर रहा है, या स्टाफ। देखिए फैमिली आपके जब भी आपसे मिल जाएगा, ठीक है, तो आपको सपोर्ट तो करता ही करता है भाई, फैमिली का तो 100% सपोर्ट रहता है। लेकिन ये है ना कि फैमिली के हमेशा आपके डिपार्टमेंट में जहाँ पे आप रहते हो जो भी पेशेंट भर्ती है वहाँ पे पेशेंट के साथ नहीं रहने देता। जब भी आता है पेशेंट का फैमिली तो सपोर्ट करता ही करता है, लेकिन इसके साथ साथ जो आ, आपके नर्स होता है, ठीक है ना, वो नर्स भी सपोर्ट करता है, ठीक है ना। हर एक नर्स तो नहीं हम बोल सकते हैं, लेकिन कुछ नर्स ऐसा होता है, नर्स का काम ही होता है कि पेशेंट को सपोर्ट करना, इमोशनल हो या जो केयर हो, हर चीज़ में, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, पेशेंट का फैमिली सबसे पहले आ जाएगा, राइट। पेशेंट का फैमिली जो होता है वो इमोशनल सपोर्ट करता है यानी कि पेशेंट को। अगला क्वेश्चन है आपका कि इन्फेक्शन कंट्रोल इज पार्ट ऑफ, बताइए यानी कि इन्फेक्शन कंट्रोल इज पार्ट ऑफ, इसमें से बताइए कि इसमें से कौन सा पार्ट है जो कि इन्फेक्शंस को कंट्रोल करता है। फर्स्ट पार्ट है आपका क्लीननेस, सेकेंड है आपका नर्सिंग ड्यूटी, तीसरा आपका एडमिनिस्ट्रेशन, और चौथा है आपका फार्मेसी। तो बताइए कि इन्फेक्शन कंट्रोल का इसमें से कौन सी पार्ट है एक। तो इसमें से जो इन्फेक्शन कंट्रोल का जो पार्ट है वो आपका नर्सिंग का ड्यूटी है, ठीक है ना। यानी कि पेशेंट जब भी वार्ड में प्रेजेंट होता है जो भी डिपार्टमेंट में था, तो पेशेंट को हमेशा क्लीन करना, पेशेंट को टाइम टू टाइम इसको मेडिकेशन देना, ठीक है ना, उसको क्लीन करना, ठीक है ना। तो ये सब जो काम होता है नर्सिंग ड्यूटी नर्स करता है हॉस्पिटल में, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर। समझ आ रहा है ना क्वेश्चन सबको। हाँ लगाना है यार क्वेश्चन, छोड़ना नहीं एक भी क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है कलेक्शन ब्लड सैंपल इज, कलेक्शन ब्लड सैंपल इज, बताइए जो ब्लड का जो कलेक्शन करता है वो सैंपल, वो किसका एक ड्यूटी है बताइए। फर्स्ट ऑप्शन आपका एडमिनिस्ट्रेटिव, सेकेंड आपका क्लिनिकल ड्यूटी, या टीचिंग है, या रिसर्च है। यानी कि जब ब्लड का कलेक्शन सैंपल इज, ब्लड का कलेक्शन जो होता है उसको हम क्या है बताइए, ये क्लिनिकल ड्यूटी होता है। ब्लड का जो भी कलेक्शन होता है वो आपके क्लिनिकल ड्यूटी में आता है। अगला है कि मॉनिटरिंग आईवी फ्लूइड इज, मॉनिटरिंग आईवी फ्लूइड इज, बताइए जो आईवी फ्लूइड जब हम पेशेंट को चढ़ाते हैं, ठीक है ना, इसको मॉनिटरिंग करता है किसके ड्यूटी है बताइए। आईवी फ्लूइड को मॉनिटरिंग करने के लिए वो कौन यहाँ पर प्रेजेंट होता है बताइए। क्या ओनली नर्स, यानी कि नर्स की ड्यूटी होता है, या डॉक्टर की ड्यूटी होता है, या क्लर्क की ड्यूटी होता है, ना ना इनमें से कोई नहीं। तो आपको सबको पता होगा कि पेशेंट के साथ कौन रहता है, नर्स रहता है हमेशा प्रेजेंट, ठीक है ना। तो किसका ड्यूटी आपका, ये नर्स का ड्यूटी है कि आईवी फ्लूइड को क्या करना, मॉनिटरिंग करना। मॉनिटरिंग मतलब क्या होता है, इनके आईवी फ्लूइड मतलब जब भी पेशेंट को पूरा चढ़ गया तो इसको जाकर के बंद करना, ये नहीं कि चढ़ गया तो ऊपर भी लगा, इससे क्या होगा एयर चला जाएगा, उससे बहुत दिक्कत हो सकता है, ठीक है ना। तो डॉक्टर तो हमेशा बैठा नहीं रहेगा कि आपके पास कि पेशेंट को कब आईवी फ्लूइड खत्म होगा मैं उसको बंद करूंगा या निकालूंगा फिर दे दोबारा चढ़ाने वाला हूँ, इसके पास इतना टाइम रहता नहीं है, ठीक है ना। तो जो मॉनिटरिंग करते हैं आईवी फ्लूइड का वो आपके नर्स का ड्यूटी होता है, नर्स का हो। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि डॉक्यूमेंटेशन इन नर्सिंग इज, डॉक्यूमेंटेशन इन नर्सिंग इन, बताइए ऑप्शनल हो जाएगा, या लीगल रिक्वायरमेंट है, या नोट नीडेड, या रेयर। तो भाई
ये जो ऑप्शन है ना आपका डी, नोट नीडेड, वो तो गलत है। नीडेड 100% है। समझ में आ गया ना। रेयर, रेयर तो ये काम आता है। तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, जो नर्सिंग जो डॉक्यूमेंटेशन का है पेशेंट का, वो आपके लीगल रिक्वायरमेंट होना चाहिए। यानी कि जब भी पेशेंट को, जब भी हम कोई भी चीज़ अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट में इसको मेंशन करना है। ठीक है ना। तो ये क्या आपका ये लीगल रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है ना। इससे 20 का राइट आंसर। यदि आप हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं ना, यदि आपसे कोई भी गलती हो गया पेशेंट के साथ, तो इस पर आपको केस भी हो सकता है। तो ये सब आपके जो भी आप पेशेंट पे ड्रग्स अप्लाई कर रहे हैं, जो भी केयर पेशेंट को दे रहे हैं, तो आपको सब मेंशन करना होता है रिपोर्ट में। ठीक है ना, ताकि आगे चल करके आपको दिक्कत ना आए, ना आपके हॉस्पिटल पे, ना किसी डिपार्टमेंट पे। अगला क्वेश्चन है आपका कि एडमिनिस्ट्रेटिंग इंजेक्शन इज। फर्स्ट ऑप्शन है आपका इंडिपेंडेंट रोल, डिपेंडेंट रोल, सोशल ड्यूटी या टीचिंग। क्या हो जाएगा? एडमिनिस्ट्रेटिंग इंजेक्शन इज आपका हो जाएगा डिपेंडेंट रोल। ठीक है ना। दूसरा पे डिपेंड, यानी कि ये हो जाएगा आपका डिपेंडेंट रोल में आ जाएगा। ठीक है ना। जो इम्पोर्टेंट है ना, जो पूछा गया, उसमें आपको हमेशा मैं आपको यहाँ पे मैं टिक लगा देता हूँ। ठीक है ना। जो से पूछा गया है उसमें। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि मेंटेनिंग स्पेसिस मीन्स। मेंटेनिंग स्पेसिस का मतलब क्या होता है? बताइए क्या होता है मेंटेनिंग स्पेसिस का मतलब? क्या क्लीन इन्वायरमेंट, या इन्फेक्शन कंट्रोल, या स्टेरिलिटी, या ऑल ऑफ दी एबव, इसमें से सभी? बताइए कि मेंटेनिंग स्पेसिस मीन्स का मतलब क्या होता है। तो बच्चों इसका मतलब होता है कि आपके इन्वायरमेंट, जो भी आसपास की इन्वायरमेंट, इसको क्लीन करना 100%, इन्फेक्शन कंट्रोल करना 100%, स्टेरिलिटी फॉलो करना 100%। यानी कि इसमें से आपका सभी क्या आपका स्पेसिस में आता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बेड मेकिंग इज अ पार्ट ऑफ। बेड मेकिंग किसका पार्ट है? बताइए। बेड मेकिंग पार्ट है क्या? पर्सनल केयर है, या सर्जरी, या लैब का वर्क है, या डायग्नोसिस है? बताइए। बेड मेकिंग इज पार्ट ऑफ। तो भाई बेड मेकिंग जो पार्ट आपके पर्सनल केयर होता है। ठीक है ना। पर्सनल केयर होता है, यानी कि बेड मेकिंग जो पार्ट होता है एक आपका पर्सनल केयर होता है। देखिए ये सब छोटे छोटे वर्ड है, जब आप लोग नर्स बन जाओगे, ड्यूटी करोगे हॉस्पिटल में, सब आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ठीक है ना। लेकिन अभी तो आपको एग्जाम क्रैक करना है, तो बच्चों आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, इसी यही से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बट क्वेश्चन क्या होता है कि घुमा फिरा आता है, इसीलिए मैं आपको कंसेप्ट के साथ क्लियर कर रहा हूँ। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि असिस्टिंग इन सर्जरी इज। क्या क्वेश्चन कह रहे हैं कि असिस्टिंग इन सर्जरी इज। बताइए फर्स्ट किसका क्लिनिकल का रोल होता है, या सोशल का रोल होता है, या टीचिंग का, या इन नन ऑफ बोथ। तो भाई जो सर्जरी का जो असिस्टिंग करना होता है, किसका रोल होता है बच्चों? क्लिनिकल का रोल होता है। ऑप्शन में ही आंसर, सॉरी क्वेश्चन में ही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन थेरेपी इज गिवन बाय, यानी कि जो ऑक्सीजन का जो थेरेपी देता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन का जो थेरेपी होता है वो कौन देता है? बताइए। ऑक्सीजन को थेरेपी, जब पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना, वो कौन कर रहा है? बताइए कौन कर रहा है। तो सबको दिमाग में क्या आना चाहिए? बताइए। नर्स आना चाहिए, या क्लर्क होना चाहिए, या ड्राइवर ड्राइवर करेगा, या क्लीनर करेगा? तो भाई नर्स तो ही करेगा ना। कौन करेगा? नर्स करेगा। ठीक है ना। ऑक्सीजन थेरेपी जो दे रहा है पेशेंट को, वो नर्स दे रहा है सिलेंडर से। समझ में आएगा ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि पेशेंट सेफ्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी कि जो पेशेंट का सेफ्टी हमें मेंटेन करना है, किसका रिस्पॉन्सिबल होता है? बताइए। पेशेंट का सेफ्टी किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? पेशेंट का सेफ्टी मतलब सेफ्टी समझ गए ना, सेफ्टी प्रोवाइड करना किसका रिस्पॉन्सिबल है? नर्स का रिस्पॉन्सिबल है, या डॉक्टर का, या इसमें सभी का, या हॉस्पिटल ओनली? बताइए। तो भाई पेशेंट का जो सेफ्टी देना
एक नर्स का रोल होता है और एक डॉक्टर का, यानी कि दोनों का रोल होता है। समझ में आ गया? ओनली हॉस्पिटल नो। अगला क्वेश्चन है कि मॉनिटरिंग पेशेंट प्रोग्रेस इज, मॉनिटरिंग पेशेंट प्रोग्रेस इज यानी कि जो कह रहा है कि मॉनिटरिंग पेशेंट प्रोग्रेस इज क्या है बताइए? ओनली ड्यूटी वन टाइम, क्या वन टाइम ड्यूटी ओनली होता है, या कंटिन्यू प्रोसेस होता है, या ऑप्शनल, या नोट रिक्वायर्ड? देखिए आपके हॉस्पिटल में जब भी पेशेंट, तो पेशेंट तो हमेशा आता ही रहता है, ठीक है ना, तो ये क्या आपका कंटिन्यू प्रोसेस होता है, ठीक है ना, ये क्या आपका कंटिन्यू प्रोसेस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हेल्थ एजुकेशन इज गिवेन टू, हेल्थ एजुकेशन इज गिवेन टू पेशेंट, फैमिली, कम्युनिटी, ऑल। भाई हेल्थ एजुकेशन सबको पता होना चाहिए, ठीक है ना, यानी कि इसमें से आपका सभी राइट ही हो जाएगा, यानी कि डी विल बी द राइट आंसर। अगला है कि नर्स एक्ट एज, नर्स एक्ट एज केयर गिवर, एजुकेटर, काउंसलर, ऑल, यानी कि आप नर्स एक्ट क्या, नर्स एक्ट एज में क्या क्या आएगा? केयर गिवर होना चाहिए, एजुकेटर होना चाहिए, इसके साथ साथ काउंसलर भी होना चाहिए, यानी कि इसमें से क्या हो जाएगा आपका डी इसका राइट आंसर। हर चीज में क्या होना चाहिए? प्रॉफिट होना चाहिए, टैलेंटेड होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कम्युनिकेशन स्किल इज, कम्युनिकेशन स्किल क्या है बताइए? कम्युनिकेशन स्किल क्या है? ऑप्शनल स्किल है, इसेंशियल स्किल है, रेयर स्किल है, या नोट नीड? इनमें से क्या कम्युनिकेशन स्किल नीड नहीं होता है? बताइए बताइए कम्युनिकेशन स्किल क्या है? तो भाई कम्युनिकेशन स्किल इसेंशियल स्किल होता है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको, यदि आप किसी बड़े बड़े डिपार्टमेंट में आप जॉब करते हैं, ठीक है ना, या यदि आप किसी मान लो कि आप इंडिया अब्रॉड कहीं जा रहे हैं, तो आपको कम्युनिकेशन आना चाहिए। यानी कि मान लो कि आप पेशेंट कुछ और इंग्लिश में बोल रहे हैं, आपको हिंदी आ रहा है, इंग्लिश में आप समझ नहीं रहे, तो क्या हो जाएगा? दोनों के बीच में बैरियर आ जाएगा, कम्युनिकेशन बैरियर, ठीक है ना। तो आपको कम्युनिकेशन स्किल आना चाहिए, जिससे क्या होगा कि पेशेंट को कंफर्टेबल फील होता है, और पेशेंट का जो भी प्रॉब्लम होता है वो आप आसानी से समझ पाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है ना, इसेंशियल प्रोसेस होता है, ठीक है ना। अगला है आपका एक्सप्लेनिंग ट्रीटमेंट प्लान इज, बताइए एक्सप्लेनिंग ट्रीटमेंट प्लान इन डॉक्टर ओनली, नर्स रोल ऑल्सो, नोट रिक्वायर्ड, या क्लर्क रोल? बताइए किसका रोल होता है? बताइए किसका रोल होता है? एक्सप्लेनिंग ट्रीटमेंट प्लान है भाई, जो आपको ट्रीटमेंट जो एक्सप्लान, यानी कि ट्रीटमेंट हमेशा आपको प्रोवाइड देते जा रहे, एक्सप्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, ये किसका रोल होता है? एक नर्स का रोल होता है, ठीक है ना, किसका होता है? एक नर्स का रोल होता है। चलिए थोड़ा स्पीड बढ़ा लेते हैं क्लास का, क्योंकि अभी कोचिंग बहुत बाकी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि हेल्थ प्रमोशन इंक्लूड है, बताइए कि हेल्थ प्रमोट यानी कि आप अपना हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं, अपना हेल्थ को आप इंप्रूव कर रहे हैं, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? फर्स्ट ऑप्शन है क्या एक्सरसाइज इंक्लूड होता है, या डाइट एडवाइस, या हाइजीन मेंटेन करना, या ऑल ऑफ द अबव? देखिए इसमें से आपका सभी हो जाएगा। जब आप चाह रहे हैं कि हमारा हेल्थ इंक्लूड, यानी कि हमारा हेल्थ क्या हो, प्रमोट हो, प्रमोट मतलब हमारा हेल्थ बेटर बने, ठीक है ना, अपना हेल्थ को आप अच्छा बनाना चाहते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ आपको डाइट लेना है, ठीक है ना, और जो आपका हाइजीन मेंटेन करना, पर्सनल हो हाइजीन मेंटेन करना है, ठीक है ना। तो ये सब आपका हेल्थ का प्रमोशन कर रहा है, यानी कि आपको हेल्थ को बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि आपका जीवन काल बढ़ रहा है, समझ गए ना, ये सब इंक्लूड होता है। अगला है कि नर्स पेशेंट रिलेशनशिप शुड बी, बताइए नर्स पेशेंट रिलेशनशिप शुड बी, कैसा रिलेशन होना चाहिए एक नर्स और पेशेंट के बीच में? फॉर्मल होना चाहिए, या फ्रेंडली होना चाहिए, या थेराप्यूटिक होना चाहिए, या स्ट्रिक्ट होना चाहिए? देखिए फॉर्मली मतलब क्या होता है पता है सबको? हाँ चलिए, तो देखिए एक नर्स पेशेंट के बीच में जो रिलेशनशिप होना चाहिए, ये नहीं कि मैं आपको कल भी क्लास में बताया था कि नर्स पेशेंट के जो साथ जो एक रिलेशन होता है वो कैसा मेंटेन होता है? थेराप्यूटिक रिलेशन, यानी कि थेराप्यूटिक का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जब तक पेशेंट आपके पास है हॉस्पिटल में, तब तक ही आप इसका रिलेशन में मेंटेन कर सकते हो, यानी कि जो भी इसका जैसे भी इसका सपोर्ट चाहिए उसको आपको देना है, ठीक है ना। तो एक रिलेशन इसको मेंटेन करना है पेशेंट के साथ, ये नहीं कि आप पेशेंट
घर पे चले गए, इसका ठीक हो गया, जो भी इसका बीमारी था, जो भी इसका हेल्थ के इशू था वो ठीक हो गया, पेशेंट अपने घर पे है, आप हॉस्पिटल में आपको इस पे फोन बोल रहे हैं, हेलो क्या हाल है, कैसे है भाई, ये सब नहीं करना है, ठीक है ना। तो पेशेंट को हमें तब तक रिलेशन मेंटेन करना है जब तक पेशेंट आपके साथ हॉस्पिटल में प्रेजेंट है। पेशेंट अपने घर गए, आपको नो कॉल नो कोई, ठीक है ना। समझ, थेराप्यूटिक का मतलब होता है कि जब तक आपके पेशेंट आपके साथ हॉस्पिटल में प्रेजेंट है तब तक आपको रिलेशनशिप मेंटेन करना है, इसके बाद आई नो, समझ ना। चलिए, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बच्चों आपका क्वेश्चन कि काउंसलिंग हेल्प इन, बताइए काउंसलिंग हेल्प करता है, बताइए काउंसलिंग जो था वो किस चीज में आपको हेल्प करता है, क्या रिकवरी करने में हेल्प कर रहा है, या स्ट्रेस को रिलीफ करने में हेल्प कर रहा है, या अंडरस्टैंडिंग डिजीज को करने में हेल्प कर रहा है, इनमें से सभी कर रहा है। बताइए काउंसलिंग किस चीज में आपको हेल्प करता है। देखिए काउंसलिंग जो करते हैं ना पेशेंट को, वो सबसे पहले आपको पेशेंट को रिकवरी करने में हेल्प करता है। सेकेंड इसका रोल क्या होता है, स्ट्रेस को रिलीफ, यानी कि जो भी स्ट्रेस होता है इसको रिलीफ करने में हेल्प करता है। अंडरस्टैंडिंग डिजीज को समझने में हेल्प करता है, यानी कि आपका इसमें से सभी इंपॉर्टेंट है कि इसमें काउंसलिंग हेल्प कर रहा है। रिकवरी में भी हेल्प कर रहा है पेशेंट का, स्ट्रेस रिलीफ में भी हेल्प कर रहा है पेशेंट का, अंडरस्टैंडिंग डिजीज में हेल्प कर रहा है पेशेंट का, यानी कि ऑल ऑफ दी वो हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि टीचिंग सेल्फ केयर इज, बताइए टीचिंग सेल्फ केयर इज नर्स ड्यूटी, डॉक्टर ड्यूटी, ऑप्शनल या नो नीड। पेशेंट के साथ आप हो तो कौन डॉक्टर रहेगा भाई, नर्स का ही तो ड्यूटी है टीचिंग सेल्फ केयर करना। चलो अगला क्वेश्चन है आपका कि कम्युनिकेशन हेल्प इन, कम्युनिकेशन किस चीज में आपको हेल्प करा, बताइए कम्युनिकेशन जो होता है आपको किस चीज में हेल्प करता है, डायग्नोस करने में, केयर देने में, ट्रस्ट बिल्डिंग करने में यानी कि पेशेंट के साथ, या ऑल ऑफ द वो। तो भाई कम्युनिकेशन जो है ना आपको डायग्नोसिस करने में भी हेल्प कर रहा है, केयर प्रोवाइड करने में भी हेल्प कर रहा है पेशेंट का, ट्रस्ट बिल्डिंग करने में भी आपको हेल्प कर रहा है, यानी कि इसमें से सारा क्या है आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस में इंक्लूड है, ठीक है ना। अगला कि नर्स एक्ट एज एडवोकेट फॉर, नर्स एक्ट एज एडवोकेट फॉर, फर्स्ट है डॉक्टर, पेशेंट, हॉस्पिटल या सोसाइटी। बताइए नर्स एक्ट एडवोकेटेड फॉर पेशेंट, भाई नर्स एक्ट एडवोकेटेड फॉर मतलब समझ में नहीं है आपको सब, यानी कि जो नर्स एक्ट कर रहा है एडवोकेट के फॉर्म में किसके, किस पे, पेशेंट पे ही तो करता है ना, तो क्या हो जाएगा पेशेंट हो जाएगा। आप लोग कौन सा एडवोकेट समझे, वकील वाला क्या, दूसरे वाला केस लड़ना वो वाला नहीं। अगला है कि डेलीगेशंस इज डन बाय, डेलीगेशंस इज डन बाय नर्स, पेशेंट, क्लर्क या क्लीनर। डेलीगेशन इज डन बाय, डेलीगेशन डन किसके थ्रू होता है बताइए, तो ये नर्स के थ्रू होता है, डेलीगेशन इज डन बाय नर्स, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुपरविजन इंक्लूड, बताइए सुपरविजन इंक्लूड, इसमें कौन सा इंक्लूड है आपका सुपरविजन में, स्टाफ मॉनिटरिंग, पेशेंट केयर, डॉक्यूमेंटेशन और ऑल ऑफ दी एबो। तो बच्चों जो आपके सुपरविजन होता है ना उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, स्टाफ को मॉनिटरिंग करना, पेशेंट केयर करना, डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना, यानी कि इसमें से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सब इंक्लूड किसमें आपका सुपरविजन इंक्लूड में इंक्लूड है, ठीक है ना। अगला आंसर है आपका कि टाइम मैनेजमेंट इज, टाइम को मैनेज करना क्या है आपके लिए, बताइए एक नर्स को टाइम मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट, नोट नीड, ऑप्शनल या रेयर। तो भाई टाइम मैनेजमेंट आपको सबसे इम्पोर्टेंट होता है, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अगला है कि टीम वर्क इंक्लूड, बताइए टीम वर्क में क्या क्या इंक्लूड होता है जब पेशेंट का आप केयर देते हैं, या मान लो कि कोई भी पेशेंट उसको सर्जरी होना है, राइट, मान लो कि एग्जाम्पल में कि एक कैंसर का पेशेंट है उसको सर्जरी करना है, तो इसमें कौन कौन इंक्लूड रहेगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर भी इंक्लूड रहता है, नर्स भी इंक्लूड रहता है, स्टाफ यानी कि जो भी स्टाफ है, टेक्नीशियन, जो भी इसका मान लो कि एनेस्थेसिया हो गया, तो जो भी स्टाफ होता है यानी कि एक टीम होता है डॉक्टर का, ठीक है ना, इसमें आपका सब इंक्लूड होता है, नर्स भी, डॉक्टर भी, स्टाफ में जो भी हॉस्पिटल का स्टाफ होता है, टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, सब इंक्लूड होता है।
राइट, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को? अगला क्वेश्चन है आपका कि नर्स लीडर इंश्योर क्वालिटी केयर, डिसिप्लिन, कोऑर्डिनेशन या ऑल ऑफ दी एबो। बताइए क्या होगा इसका आंसर। नर्स लीडर इंश्योर क्वालिटी केयर, राइट, एकदम राइट। डिसिप्लिन एकदम राइट। कोऑर्डिनेशन यानी कि पेशेंट को एकदम राइट, यानी कि डी। यानी कि जो नर्स लीडर जो इंश्योर यानी कि इसमें से क्वालिटी केयर होता है देता है, डिसिप्लिन मेंटेन करता है और कोऑर्डिनेशन भी करता है, कोऑर्डिनेशन भी करता है, राइट, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिसोर्स मैनेजमेंट मीन्स, यानी कि रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है बताइए। रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? फर्स्ट है वेस्ट, प्रॉपर यूज, ओवर यूज या नन, इनमें से कोई नहीं। रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब होता है कि प्रॉपर यूज, यानी कि प्रॉपर यूज होता है क्या, रिसोर्स मैनेजमेंट में आता है। अगला है कि नर्स किस में पार्टिसिपेट होता है? एडमिनिस्ट्रेशन में, मैनेजमेंट में, प्लानिंग में, ऑल ऑफ दी एवं में। तो सबको पता होगा कि जो नर्स का जो पार्टिसिपेट होता है किस किस में होता है बच्चों। आपको एडमिनिस्ट्रेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है ना, इसका पार्टिसिपेट होता है। मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट होता है। प्लानिंग यानी कि जो भी पेशेंट पे हम केयर दे रहे हैं उसमें प्लान करने में भी हेल्प करते हैं, यानी कि ऑल ऑफ दी एबोव हो जाएगा। डी विल बी द राइट आंसर। अगला है कि रिपोर्टिंग क्या है बताइए। रिपोर्टिंग एक क्या है? ऑप्शनल है, क्या ऑप्शनल होता है या नेसेसरी होता है या रियल होता है या नोट नीड। तो ये क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि रिपोर्टिंग क्या है, एक नेसेसरी है, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए आपका रिपोर्टिंग। जो भी पेशेंट का रिपोर्ट है हमको हमेशा रेडी करके रखना है हॉस्पिटल में, ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका कि मेंटेनिंग रिकॉर्ड हेल्प इन। बताइए मेंटेनिंग रिकॉर्ड हेल्प इन, यानी कि जो भी रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहा है उसमें हेल्प कर रहा है। बताइए लीगल सेफ्टी के लिए, कंटिन्यू केयर के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, ऑल ऑफ दी वो। बताइए मेंटेनिंग रिकॉर्ड हेल्प इन, यानी कि जो हम रिकॉर्ड पेशेंट का जो हम मेंटेन करके रखे हैं अपने डिपार्टमेंट में, या आईसीयू में हो या आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, तो जो भी हम पेशेंट का रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करके रखते हैं, वो किस चीज़ में आपको हेल्प करता है? लीगल सेफ्टी में, या कंटिन्यू ऑफ केयर करने में, या कम्युनिकेशन करने में। हाँ देखिए आपके लीगल सेफ्टी में तो 100%। कंटिन्यू ऑफ केयर यानी कि ये तो नहीं हुआ कि पेशेंट का फाइल ऊपर नीचे कर दोगे आप, तो इससे क्या होगा कि जो भी मान लो कि बेड नंबर 6 का पेशेंट उसको कैंसर है और बेड नंबर 7 का पेशेंट उसको क्या है मान लो कि कॉमन कोल्ड समझ लो थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि जब हम रिकॉर्ड को मेंटेन करके नहीं रखेंगे तो क्या होगा, आगे पीछे हो जाएगा केयर, यानी कि जो कैंसर पेशेंट को केयर देना चाहिए वो हम आपको दे रहा है कॉमन कोल्ड वाले को, और जो कॉमन कोल्ड वाले पेशेंट को जो हमें केयर देना वो हम दे रहे हैं कैंसर वाले को। इससे क्या हो जाएगा, केयर अपोजिट हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, मेडिकल रेयर आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसको क्या इसमें हेल्प कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट कंटिन्यू ऑफ केयर में, लीगल सेफ्टी करने में, कि आगे चल के कि पेशेंट को ये तो नहीं बोला कि पेशेंट को आप इसमें रिकॉर्ड में सब मेंशन होना चाहिए कि पेशेंट को हम कब क्या कर रहे हैं, कब कौन सी केयर दे रहे हैं, कब कौन सा मेडिकेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो ये सब किस में मेंटेन होना चाहिए आपको, ये एक रिकॉर्ड में मेंटेन होना चाहिए। कम्युनिकेशन करने में कि पेशेंट के साथ आप कब कम्युनिकेशन में हेल्प कर रहे हैं, यानी कि जो भी पेशेंट को प्रॉब्लम है, ठीक है ना, वो बताने में। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका डी इसका राइट आंसर, सब में हेल्प कर रहे हैं। अगला है बच्चों आपका लीडरशिप क्वालिटी इन नर्स इज। लीडरशिप क्वालिटी इन नर्स इज, बताइए क्या हो जाएगा, ऑप्शनल में आ जाएगा या इसेंशियल में आ जाएगा, रेयर में आ जाएगा या नॉट नीडेड हो जाएगा। लीडरशिप क्वालिटी इन नर्स इज भाई इसेंशियल होता है, क्या हो जाएगा, इसेंशियल में आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है इथिक्स इन नर्सिंग मीन्स, यानी कि इथिक्स इन नर्सिंग का मतलब क्या होता है। इथिक्स इन नर्सिंग का मतलब क्या होता है, रूल्स होता है, मोरल वैल्यू होता है, लॉ होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है।
बताइए क्या होता है, ये क्वेश्चंस मैं आपको कल कराया था। नहीं है किसी को पता? इथिक्स इन नर्सिंग मीन्स का मतलब नहीं पता आप सबको? ये मैंने कल की क्लास में डिस्कस करे थे, बताइए किसी को पता है? इस क्वेश्चंस को जवाब आपको देना है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। इसके मैं आपको होमवर्क आपको दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चंस का आपको जवाब देना है, आपको शाम तक आ जाना चाहिए। अगला है कि कॉन्फिडेंटली मीन्स, कॉन्फिडेंटली का मतलब क्या होता है बताइए, ये भी तो होना चाहिए ना आपको। कॉन्फिडेंटलिटी का मतलब क्या होता है? शेयरिंग इंफॉर्मेशन, कीपिंग सीक्रेट, इग्नोरिंग पेशेंट, या पेशेंट को इग्नोर करना, नो नन, इसमें से कोई नहीं। बताइए कॉन्फिडेंटली का मतलब क्या होता है? कि कीपिंग सीक्रेट्स, यानी कि जो भी पेशेंट का हम सीक्रेट उसको हमें मतलब सीक्रेट रखना है, ठीक है ना, कीपिंग सीक्रेट्स हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन आपका कि नर्स मस्ट रिस्पेक्ट, बताइए नर्स मस्ट रिस्पेक्ट पेशेंट राइट, डॉक्टर, स्टाफ, नन ऑफ द अबव। नर्स मस्ट रिस्पेक्ट यानी कि पेशेंट का जो भी राइट उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, नर्स मस्ट रिस्पेक्ट। अगला है कि प्रोफेशनल बिहेवियर इंक्लूड, बताइए प्रोफेशनल बिहेवियर में इसमें से क्या इंक्लूड है? प्रोफेशनल बिहेवियर में इसमें से क्या इंक्लूड है? डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑल ऑफ दी अबव इंक्लूड, यानी कि आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, रिस्पेक्ट करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको होना चाहिए कि पेशेंट को कब क्या, ठीक है ना, और यानी कि डिसिप्लिन में इसमें से सब इंक्लूड है, डी इसका राइट आंसर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन से आपका बच्चों कि कंटिन्यू एजुकेशन इज, कंटिन्यू एजुकेशन क्या है? ऑप्शनल में आता है, इम्पोर्टेंस है, या नोट नीड है, या रेयर में आता है? तो सबको पता होगा ना, सबको पता आना चाहिए कि कंटिन्यू एजुकेशन क्या है। आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, यदि आप मेडिकल डिपार्टमेंट में है ना, तो आपको हमेशा एजुकेशन, यानी कि हमेशा न्यू न्यू बीमारी आता ही रहता है, तो सबके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। हमेशा कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो आपको हमेशा मेडिकल में जो भी रहता है उसको हमेशा एजुकेशन का नीड रहता ही रहता है, ठीक है ना। तो इसके आपका इंपॉर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है। अगला आपका है कि एविडेंस बेस्ड ऑफ प्रैक्टिस मीन्स, बताइए एविडेंस बेस्ड जो भी प्रैक्टिस होता है इसका मतलब क्या होता है? एविडेंस बेस्ड जो भी प्रैक्टिस है उसका मतलब क्या होता है, पता है किसी को? गौजेस हो जाएगा, या रिसर्च बेस्ड केयर हो जाएगा, या ट्रायल हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। बताइए कि एविडेंस बेस्ड जो भी प्रैक्टिस होता है इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि आपका रिसर्च बेस्ड केयर, जो भी हम रिसर्च करें उसके बेस हमें क्या करना है, केयर देना है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एविडेंस बेस्ड, ये सब आ जाएगा आपका। प्रैक्टिस आया है ना, तो एविडेंस बेस्ड जो भी प्रैक्टिस का मतलब जो भी कर रहे हैं ना, रिसर्च करके किसी भी पेशेंट को हम केयर दे रहे हैं। इसके मान लो किसी पेशेंट को क्रिटिकल कंडीशन है, उसमें हम लोग बहुत सारा रिसर्च करेंगे, अप्लाई करेंगे कि इसको किस टाइप का केयर देना है, ठीक है ना। ये सब आपके एविडेंस बेस्ड में आता है। अगला क्वेश्चन से आपका कि अकाउंटेबिलिटी मीन्स, अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? सबको पता होना चाहिए, बहुत ईजी है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, बताइए किसी को पता है? अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है बताइए, जल्दी से बताइए अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रीडम, पावर, इसमें से कोई नहीं। बताइए रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब, सॉरी अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? तो बच्चों अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस पेशेंट को ट्रीटमेंट करना है, अच्छे केयर करना है, और आपको अच्छे से प्रोवाइड जो भी इसका डिजीज कंडीशन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि नर्स शुड मेंटेन, नर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, किस चीज को मेंटेन करने? नर्स शुड बी मेंटेन, बताइए नर्स शुड बी मेंटेन, क्या जरूरी है नर्स को मेंटेन करने के लिए? कॉम्पिटेंसी, स्किल, नॉलेज, ऑल ऑफ द एबोव। भाई कॉम्पिटेंसी तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा, मतलब किसी को पता है? हाँ, स्किल भी सबसे इम्पोर्टेंट, स्किल रहेगा तभी तो आप किसी पेशेंट को बीमारी के बारे में समझ पाओगे ना। नॉलेज भी होना चाहिए किस बीमारी को कैसे ट्रीट करना है, यानी कि इसमें से आपका सब इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन से आपका एडवोकेसी का मतलब क्या होता है? एडवोकेसी का मतलब क्या होता है?
सपोर्ट, पेशेंट को सपोर्ट करना, इग्नोर पेशेंट को करना, भाई सबसे रॉन्ग हो जाएगा क्या बताइए, किसी को पता है? या अपोज इस पेशेंट, या इसमें से कोई नहीं। तो बताइए कि एडवोकेट का मतलब क्या होता है? किसी को पता है तो बता सकते हैं आप सब। सपोर्ट करना पेशेंट को ना। चलिए अगला है आपका आंसर कि प्रोफेशनल नर्स फोकसेस ऑन, यानी कि जो प्रोफेशनल नर्स होता है वो आपको फोकस इसका किस चीज पे होता है, किस पे होता है? वो ओनली बीमारी को ट्रीट करने में, या पेशेंट को ओनली पेशेंट, या होलिस्टिक केयर, या मेडिकेशन? देखिए जो प्रोफेशनल नर्स होता है वो इसका जो फोकस होता है ना वो आपका होलिस्टिक केयर पे इसका फोकस होता है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर, ठीक है ना। तो हम लोग फाइनली आज 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं। यदि हम देखना कि किसी क्वेश्चन तो छूटा नहीं है कहीं पे, फर्स्ट वाले में राइट। तो हम लोग आज जो है ना फाइनली 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। नर्सिंग एप्टीट्यूड का चैप्टर का नाम आपको पता होगा, ये चैप्टर का नाम है ड्यूटी ऑफ पर्सनैलिटी, सॉरी प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स, राइट। तो आप सबको पता होगा कि यहाँ पे स्क्रीन पे सब दिख रहा होगा कि यहाँ पे टेस्ट सीरीज जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आप लोगों को देता हूँ हर साल, चाहे आप किसी भी स्टेट का स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, इसमें इंक्लूड कर दिया हूँ मैंने यूपी का सीनेट, मोस्ट इंपोर्टेंट है यूपी सीनेट सीपेट में, तो इसका कोई जवाब ही नहीं है कि क्वेश्चन यहाँ से 100% आता है, हर साल मैं देता हूँ, ठीक है ना। RUHS BSc नर्सिंग जो भी आप 2026 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन सबके लिए बहुत बेहतरीन ये आपका टेस्ट सीरीज है। तो मेरा उम्मीद यही रहेगा कि आपको सिर्फ मुझ पर ट्रस्ट करना है और काम रहे मेरा कि आपको रैंक नंबर दिलवाना है, ठीक है ना। तो आप लोग विश्वास करके आप डेली क्लास लगाइए, जो भी मैं आपको क्लास देता हूँ, और उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा खासा आपका प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है ना। और आप लोग को अच्छा खासा अपना नंबर भी आप ला सकते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो आज के लिए मैं इतना ही काफ़ी है, बहुत आज हो गया, राइट। हाँ एक है कि जो भी बच्चों अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ आप लोग एक सब्सक्राइब कर देना, आप लोग एक सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों को, ठीक है ना, ताकि उसको भी फ्री टेस्ट सीरीज का, फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का उसको भी मौका मिले। और और एक बार आप लोग ट्रस्ट करके देखिए, ठीक है ना, यहाँ से 100% आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। और मैं आप लोग को बायोलॉजी का कंप्लीट करा दिया हूँ तो आप लोग बायोलॉजी का भी जा करके लगा लीजिए, खासकर आप यूपी के बच्चे हों, ठीक है ना, जो सीनियर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीपेट का कर रहे हैं, तो इसको लगा लेना है, 100% आएगा क्वेश्चन। देखिए कि 2025 के बात करो ना तो इसमें आपको 20 क्वेश्चन मिल गया था बायोलॉजी का, तो अच्छी बात रहेगा कि आप लोगों को भी इस साल भी ऐसे मिल जाए। थैंक यू क्लासेस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। अपनी टाइम पे 8:30 क्लास रहता है मेरा, शाम को 8:30 में AM में स्टार्ट हो जाता है, और डेली आप लोग क्लास लगाइए। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, अच्छे से प्रिपरेशन करो, राइट। चलिए।